ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। अब सबसे पहले हम ये इसकी हेडिंग में देखेंगे कि फो का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है दुश्मन। मतलब ये चैप्टर के बताना चाह रहा है कि इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे एक टाइप से फ्रेंड भी हैं और एक टाइप से हमारे दुश्मन भी हैं। वो हमारी हेल्प भी बहुत करते हैं और वो हमें नुकसान भी बहुत पहुँचाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीड करना। You have seen several kinds of plants and animals. However, these are other living organisms around us which we normally cannot see. These are called microorganisms or microbes. अब सबसे पहले इन्होंने ये बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स क्या होते हैं। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिन्हें हम आसानी से अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में नहीं देख पाते। For example, you might have observed that during the rainy season, moist bread gets spoiled with its surface get covered with grayish white patches. Observe these patches through a magnifying glass. You will see tiny black rounded structures. Do you know what these structures are and where do these come from? अब इन्होंने हमारे एक बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल दिया डे टू डे लाइफ का। जैसे कि जब बारिश का सीज़न होता है उसमें जो हमारी ब्रेड होती है, अगर आप उस ब्रेड को बाहर खुले एरिया में रख दो, क्योंकि बारिश हुई है तो ऑब्वियसली हमारे सराउंडिंग में मॉइस्चर होगा, तो ब्रेड उस मॉइस्चर के मतलब उस मॉइस्चर को लेके एक ऐसा ग्रेइश वाइट कलर के जैसे पैचेस पड़ जाते हैं। तो वो पैचेस अगर हम मैग्नीफाई गिलास से देखेंगे तो हमें दिखेगा कि वो बहुत छोटे ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं जो कि होते हैं किसके हैं, माइक्रोब्स के। ठीक है, अब ये कुछ एक्टिविटी है। उसके बाद है These observations show that water and soil are full of tiny organisms, though not all of them fall into the category of microbes. ये कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि सारे चीज़ें माइक्रोब्स के अंदर ही आए। जैसे जो हमारी मिट्टी है, पानी है, इनके अंदर भी बहुत छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन वो माइक्रोब्स की कैटेगरी में नहीं आते। These microorganisms or microbes are so small in size that they cannot be seen with the aided eyes. ये इतने छोटे होते हैं कि हम हमारी नॉर्मल आई से नहीं देख सकते। Some of these such as the fungus that grow on bread can be seen with the magnifying glass. जो यहाँ पे हमने ये स्ट्रक्चर था, ये ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर, ये एक फंगस का होता है और ये हम नॉर्मल आई से नहीं देख पाते। इसके लिए हमें स्पेशल मैग्नीफाई ग्लासेस चाहिए होते हैं। Others cannot be seen without the help of a microscope. That is why these are called microorganisms or microbes. इसी वजह से इनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, क्योंकि इतने छोटे होते हैं कि इनको हम हमारी नेकेड आई से या अनएडिड आई से नहीं देख सकते। इनके लिए हमें कुछ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाई गिलास की ज़रूरत पड़ती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स. These are bacteria, fungi, protozoa and algae. Some of these common organisms are shown in this figure. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके इन्होंने 4 बेसिक कैटेगरी बना दी है। एक बैक्टीरिया की, एक फंजाई की, एक प्रोटोजोआ की, एक एल्गी की। वायरसेस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक। वेट ए सेकेंड। Viruses are also microscopic but are different from other microorganisms. They, however, would reproduce only inside the cells of the host organisms. अब वो कह रहे हैं जो वायरसेस हैं वो भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वो भी छोटे होते हैं, बट वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, उनकी कैटेगरी में नहीं आते। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वायरसेस हैं वो एक होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। मतलब एक बॉडी के अंदर रह के वो उसकी बॉडी को यूज़ करते हैं फॉर इट्स रिप्रोडक्शन। वो बॉडी, वो होस्ट ऑर्गेनिज्म, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, कुछ भी हो सकता है। सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन द फिगर. कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एंड मोस्ट कफ्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस. जो हमें सर्दी जुकाम हो जाता है वो मोस्टली वायरस के कारण होता है। सीरियस डिसीजेस लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस. जैसे जो पोलियो और चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स जिसे हिंदी में हम लेमन भाषा में बोलते हैं उसकी माता निकल जाना, और पोलियो जिसकी आपको ध्यान होगा कि जो पोलियो की वो 2 ड्रॉप्स बच्चे को पिलाते हैं वो वाली, तो ये डिसीजेस भी मोस्टली वायरस के थ्रू ही होती है। डिसीजेस लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ.
whereas typhoid and tuberculosis are bacterial diseases. जो dysentery में you can include diarrhea and all this thing, malaria, ये दोनों प्रोटोजोआ से होती हैं. टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियल डिसीजेज है. तो आप इसको लर्न करने के लिए एक टेबल बना लीजिएगा, जैसे मैं आपके लिए बना के देती हूँ. जैसे जो हमारी वायरस से होती हैं वो तो होती हैं, जैसे कि ये टेबल मैंने बना दिया है. अब आपको ये पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. अब आप ये टेबल भी देख लेंगे तो भी आपको लर्न हो जाएगा. एक मिनट, इसमें मैं ये लिखना भूल गई. पोलियो, चिकन पॉक्स यहाँ लिख दूँ, चिकन पॉक्स. ठीक है, चलिए. ये फिगर्स जो ऊपर बता रहे थे वो हैं. ये देखिए बैक्टीरिया की फिगर्स हैं. इसमें बैक्टीरिया देखिए रोड लाइक शेप्ड है. ये कुछ एल्गी हैं, जैसे ये एल्गी स्पाइरोगेरा, ये क्लमाइडोमोनास, ये प्रोटोजोआ, एमीबा, पैरामीशियम, ये फंजाई, ब्रेड मोल्ड्स, जो अभी हमने देखा था ब्रेड के ऊपर जो ऐसे ऐसे निशान पड़ जाते हैं. अगर हम उसको मैग्नीफाई करके देखेंगे तो वो निशान ये गोल हमें ऐसे दिखाई देंगे. पेनिसिलियम, ये एस्परचुलस. नाउ फ्रेंडली माइक्रोस्कोप. Microorganisms are used for various purposes. They are used in the preparation of curd, bread, cake. जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंडली हैं नेचर में, जो हमें हेल्प करते हैं, किस में हेल्प करते हैं? दही बनाने में, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल सिंस एजेस. जो हमारे अल्कोहल है, जो शराब है, उसकी प्रोडक्शन भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से ही की जाती है. They are also used in cleaning up of the environment. For example, the organic waste, vegetable peels, remains of animals, feces, etc. are broken down into harmless and usable substances by bacteria. इतना ही नहीं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा रखने में भी काम करते हैं. जैसे कि जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है, ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे कि आप इसको किचन वेस्ट भी कह सकते हो. यू कैन ऑल्सो राइट इट एज अ किचन वेस्ट, जिसमें हमारे सब्जी फ्रूट्स के छिलके होंगे, कुछ रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, मतलब कुछ एनिमल्स मर जाते हैं, ऐसे ही फीसेस, उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल बैक्टीरिया बाय. ओके, तो वो उनको जो बैक्टीरिया है बहुत ही सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन द प्रेपरेशन ऑफ मेडिसिन्स. In agriculture, they are used to increase soil fertility by nitrogen fixation. Also, bacteria also help in the production of medicine. दवाइयाँ बनाने में भी they help. Agriculture industries में भी वो soil की fertility को increase करते हैं. कैसे? By fixing nitrogen. कुछ plants होते हैं जैसे कि हमारे जो pea plant है या जो भी हमारी ग्राम है, pulses हैं, इन plants के जो इनके roots में एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जिसको हम नाइट्रोजन फिक्सर बाय बैक्टीरिया कहते हैं. ये बैक्टीरिया सराउंडिंग से नाइट्रोजन लेके इस प्लांट को पहुंचा देता है और ये सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज कर देता है. इसलिए ये बहुत यूज़फुल होता है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में. अब यहाँ पे भी एक फिगर है, ये वायरस की फिगर दे रखी है आपको. आप इन फिगर्स को ध्यान से देखिए, क्योंकि कई बार पेपर में क्या होता है, वो एक फिगर बना के दे देता है और वो बोलता है कि कौन सी फिगर है. तो आपको पता होना चाहिए कि ये बैक्टीरिया है या वायरस है. नाउ वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव. अच्छा, ये पहले हो गया, चलो कोई बात नहीं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर लाइक मैनी एल्गी एंड फंजाई. अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी वेरिएशंस ऑफ सेल चलता है. जैसे कि जो हमारे बैक्टीरिया हैं, एल्गी हैं और प्रोटोजोआ है, ये तो है सिंगल सेल, और जो फंजाई है और जो कुछ एल्गी है वो है मल्टी सेलुलर. ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपका.
They live in all types of environment, ranging from ice cold climate to hot springs and deserts to marshy lands. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल सकते हैं, चाहे वो एकदम आइस कोल्ड वाली ठंड हो या एकदम ही बहुत गर्मी वाला सीज़न हो या डेजर्ट हो या मार्शी लैंड हो. मार्शी लैंड जैसे कि थोड़ा मडी एरिया होता है, मॉइस्चर वाला वो वाला लैंड हो, वो हर रेंज में अपने आप को ढाल लेते हैं. दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स. हमारे अंदर भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं फॉर देयर लाइफ, और कुछ ऐसे होते हैं कि वो अपना आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं. Microorganisms and us. Microorganisms play an important role in our lives. Some of them are beneficial in many ways, whereas some can cause diseases and are harmful. ये हमने स्टार्टिंग में टाइटल में ही समझ लिया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे फ्रेंड भी हो सकते हैं, वो हमारे फो यानी कि दुश्मन भी हो सकते हैं. फ्रेंड होंगे तो हमारा ये सब काम करेंगे, वो हमारे ब्रेड बनाने में, केक बनाने में हेल्प करते हैं. वेजिटेबल वेस्ट होता है जो इन सबको इनटू स्मॉलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं मेडिसिन्स बनाने में, ये इंक्रीज़ करने में जो हमारे फ्रेंड्स होंगे वो ये करते हैं. अब मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड. अब वो कह रहे हैं कि अब ब्रेड और कर्ड कैसे बनती है. यू हैव लर्नड इन क्लास 7 that milk is turned into curd by a bacteria. अब हमें इतना तो पता है कि जो हमारा मिल्क है that is convert into curd by the bacteria. I saw that my mother added a little curd to warm milk to set down curd for the next day. I wonder why. Curd contains several microorganisms. Of these, the bacterium Lactobacillus promotes the formation of curd. This is the name of the bacteria which convert milk into curd. एंड कर्ड हैज़ दिस बैक्टीरिया. इसी कारण कर्ड एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करती है. इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट्स इट इनटू कर्ड. ये देखो, ये एक हमने मिल्क लिया है, मिल्क में ये वाला बैक्टीरिया है, ठीक है. अब ये जो बैक्टीरिया है ये इनटू मल्टीप्लाई करता जाता है और फिर ये हमारी दही बना देता है इसकी, मिल्क की. बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़. जो आप चीज़ खाते हो, जो आप चीज़ खाते हो, जो पिज़्ज़ास पे लगी होती है, जो पिकल्स, जो आप घर में पिकल खाते हो, और भी बहुत सारी फूड आइटम्स, इन सब में बैक्टीरिया का रोल होता है. इन सब की प्रोडक्शन में भी बैक्टीरिया यूज़ होता है. एन इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट टू रावा विच इज़ नोन एज सूजी, इडलीज एंड भटूराज इज कर्ड. अब आपको पता होगा कि सूजी, इडली या भटूरे बनाने में हमें कर्ड का यूज़ करना पड़ता है. कैन यू गेस वाई? बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बैक्टीरिया और ईस्ट होता है वो फर्मेंटेशन करने में बहुत हेल्प करता है. किसकी फर्मेंटेशन? राइस इडलीज यानी कि सूजी, डोसा बैटर में अब आपको याद होगा फर्मेंटेशन इज़ ए प्रोसेस जो कि हेल्प करता है एक सब्सटेंस को इनटू सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है. नाउ नेक्स्ट, नाउ हियर लुक एट दिस. जैसे अब आप मैदा भी ईस्ट पाउडर अगर हमने मैदा में थोड़ी ईस्ट पाउडर डाल दिया तो वो फूल जाती है. क्यों? क्योंकि ईस्ट ने जाके फर्मेंटेशन का प्रोसेस किया जिससे कि वो फूल गई. ईस्ट रिप्रोड्यूसेस रैपिडली एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. अब जो ईस्ट है वो बहुत जल्दी मतलब रिप्रोड्यूस करती है, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करती है. ऑल्सो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करती है अपने रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान. बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम. जो गैस के बबल्स हैं वो जो हमारे डो मैंने ये जो आटा गूंदा है इसकी वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं.
दिस इज़ द बेसिस ऑफ द यूज़ ऑफ ईस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक। इसीलिए आपने देखा होगा जो हमारा केक बनता है, केक के बैटर में हम बेकिंग सोडा डालते हैं। वो क्यों डालते हैं? बिकॉज उससे भी CO2 रिलीज़ होती है एंड CO2 इंक्रीज़ होती है, तो जो हमारा बैटर है उस बैटर में वो गैस जाएगी और उसकी वॉल्यूम और बड़ी हो जाएगी। इसलिए हम उसमें, अगर आपके पास ईस्ट हो तो आप ईस्ट डालिए, नहीं तो बेकिंग सोडा भी डालते हैं। Commercial use of microorganisms. Microorganisms are used for the large scale production of alcohol, wine and acetic acid, which is known as vinegar. जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होती है, जो कि फैक्ट्रीज़ की प्रोडक्शन होती है, उन फैक्ट्रीज़ में अल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड बनते हैं। ईस्ट इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। अल्कोहल और वाइन की प्रोडक्शन के लिए जो ईस्ट है वो एक बहुत ही बड़े स्केल पर यूज़ की जाती है। फॉर दिस पर्पज़ ईस्ट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूसेस। ये भी एक इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें बहुत बड़ी फैक्ट्री लगानी है अल्कोहल, वाइन की, उसके लिए हमें बहुत सारी ईस्ट चाहिए होगी। अब बहुत सारी ईस्ट चाहिए होगी तो हमें उसे बहुत जल्दी उगाना पड़ेगा। तो वो हम कैसे उगाते हैं? हम नेचुरल शुगर्स जैसे कि बार्ले के ऊपर, वीट, राइस, क्रश फ्रूट जूसेस, इन सब की हेल्प से हम उसे ग्रो करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर has been converted into alcohol by yeast. Did we miss something? No. Okay. This is the smell of alcohol as sugar has been converted into alcohol by yeast. तो वो कह रहा है अगर आपने शुगर के अंदर ईस्ट डाला तो उसके बाद जो स्मेल आएगी वो अल्कोहल की स्मेल होगी। This process is known as, this process of conversion of sugar into alcohol is known as fermentation. Fermentation हमने अभी ऊपर भी पढ़ा था ना। तो अगर हमने, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अल्कोहल के बनाने के लिए अगर हमने शुगर प्लस ईस्ट डाल दिया तो इट गिव्स यू अल्कोहल। ठीक है, नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट कि लुइस पास्चर डिस्कवर फर्मेंटेशन इन 1857। जो लुइस पास्चर थे एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है ये 1857 में डिस्कवर किया था। अब आपको एक और फैक्ट बता देती हूँ, सिंस यू आर अ 8th क्लास स्टूडेंट तो आपकी हिस्ट्री में भी वो चैप्टर होगा, नहीं तो आपको आगे पढ़ना पड़ेगा। एंड इट्स ऑल्सो गुड टू हैव सम जनरल नॉलेज अबाउट योर इंडियन कल्चर एंड हिस्ट्री। दैट in 1857 there was a revolt which was happened in India against British. So that revolt was famously known as the revolt of 1857. So you need to learn this year as Louis Pasteur discovered fermentation, also as there was a revolt fought by some Indians against the Britishers. Okay, now medicinal use of microorganism. Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotics tablet, capsules or injections such as penicillin. The source of some of these medicines is microorganism. अब कभी भी जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक लिख देता है या फिर कोई कैप्सूल या फिर कोई इंजेक्शन देता है, तो वो मोस्टली किसका होता है? पेनिसिलिन का। पेनिसिलिन इज़ अ एंटीबायोटिक, इट इज़ अ फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड। अभी हम पढ़ेंगे इसमें। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जितनी भी मेडिसिन बनती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज अ फ्रेंड में, है ना, अभी हम वही पढ़ रहे हैं। पहले हमने पढ़ा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें कमर्शियल में कैसे यूज़ होते हैं, एज अ फूड। नाउ वी आर रीडिंग इट एज अ मेडिसिनल यूज़। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये मेडिसिन हमारी बॉडी में जाके उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक देती है जिसकी वजह से हम बीमार पड़ रहे हैं। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। ऐसी मेडिसिन को हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। देखो, एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, ठीक है। बायोटिक का मतलब होता है लाइफ।
तो अगर हम इसको कंबाइंड करें तो ये बनता है अगेंस्ट लाइफ। नाउ अगेंस्ट लाइफ किसकी? उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जिसने हमें बीमार किया। ठीक है, ये एंटीबायोटिक हमारे लिए खतरा नहीं है, ये एंटीबायोटिक उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए खतरा है जो हमें बीमार कर रहा है। ओके, so these days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi। जो एंटीबायोटिक्स है आजकल बैक्टीरिया और फंजाई से बहुत ज़्यादा बन रही है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द commonly known antibiotics which are made from fungi and bacteria। अब आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि जो एंटीबायोटिक है, ये इतना तो हमें जान लिया, अब आपको इतना तो पता है कि एंटीबायोटिक इज़ अ मेडिसिन। अब आपको ये भी पता है कि जो मेडिसिन है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है, बट आपकी बुक ने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि वो फंजाई और बैक्टीरिया से बनती है। ऑल्सो उसके 3 नाम भी बता दिए, तो आपको वो 3 नाम लर्न करने पड़ेंगे। एक है स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, और ये किससे बनती है? विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई। ओके, नाउ विल रीड दिस येलो बॉक्स। ओके, वन मोर थिंग कि आप कभी भी ये येलो बॉक्स मत स्किप किया करिए, क्योंकि क्या होता है ना, एग्जामिनर सोचता है कि बच्चे ये पढ़ते नहीं और वो इसमें से क्वेश्चन डाल देते हैं। ये येलो बॉक्स हमेशा आपके चैप्टर से रिलेटेड ही होते हैं, तो इसलिए इसको पढ़िया करिए। जैसे कि इन 1929 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज वर्किंग ऑन अ कल्चर ऑफ डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया। ओके, तो जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे वो एक कल्चर प्लेट, जैसे जो साइंटिस्ट होते हैं ना, वो कल्चर प्लेट ऐसी होती है इनकी कल्चर, उसमें इस अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ऐसी एक पैट्री डिश, इसको पैट्री डिश कहते हैं, एक ले रखा था। उसके अंदर इन्होंने बहुत सारा ये बैक्टीरिया रखा हुआ था और इस पर वो स्टडी कर रहे थे। सडनली ही फाउंड द स्पोर्स ऑफ अ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स। ऐसी बहुत सारी थी, तो उन्होंने सडनली देखा कि किसी एक प्लेट में उनको यहाँ पे कोई ग्रीन कलर के मोल्ड्स दिखाई दिए ऐसे ऐसे। ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। उन्होंने ये देखा कि जो ये मोल्ड है ये इन बैक्टीरियाज को बढ़ने नहीं दे रहा आगे। इन फैक्ट इट ऑल्सो किल्ड मैनी ऑफ दिस बैक्टीरिया। ऑल्सो वो इन बैक्टीरियाज को मार रहा है। फ्रॉम दिस द मोल्ड पेनिसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड। ओके, उन्होंने फिर देखा कि ये जो हमारे ये जो साथ में ग्रीन ग्रीन मोल्ड्स बने हैं, ये इसको ग्रो नहीं होने दे रहे, ऑल्सो इनकी ग्रोथ को कम कर रहे हैं, इनको मार रहे हैं। तो अब ये ग्रीन ग्रीन तो हमारी एंटीबायोटिक की तरह काम किए ना इन बैक्टीरियाज के अगेंस्ट, क्योंकि इन्होंने इनको और ग्रो नहीं करने दिया। तो वहीं से इनके माइंड में आइडिया आया कि वी कैन यूज़ दिस एज अ एंटीबायोटिक। और आगे चलकर इस मोल्ड को उन्होंने इस मोल्ड पर स्टडी की और इसको पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, जो आज की डेट में बहुत यूज़ होती है, उसका नाम दिया गया। ऑल्सो वन मोर थिंग, जो यही एक फन फैक्ट है, यू कैन नॉट से इज फन फैक्ट बट इट्स अ फैक्ट, कि जो वो हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, उसमें जो एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन थी उसी ने हमारे सोल्जर्स को क्योर किया था। The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and are used to cure variety of diseases। जो एंटीबायोटिक है वो एक स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनती है। जैसे अभी हमने देखा कि जो हमने ऊपर पढ़ी थी एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, वो फंजाई और बैक्टीरिया से बन रही थी। ठीक है, और वो बहुत सारी डिसीजेस क्योर भी कर देती है। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स्ड विद द फीड ऑफ लाइफ स्टॉक्स एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शंस इन एनिमल्स। ऑल्सो जो एंटीबायोटिक्स है इसमें वो कह रहे हैं जो एंटीबायोटिक्स है वो लाइफ स्टॉक वो होते हैं, जैसे हमारे एनिमल हस्बेंड्री आपने सुना होगा, जो लोग गायें और शिप और इन सबको पालते हैं। पोल्ट्री मतलब जो चिकन फार्म होते हैं, इन सबको हम इनमें लेते हैं। वो कह रहे हैं कि जो एंटीबायोटिक है इन सब की फीड के साथ, इन सब के खाने के साथ मिक्स कर दी जाती है। मिक्स इन द सेंस इन पर ट्राई की जाती है ये जानने के लिए कि उन क्या एनिमल्स के अंदर भी वही माइक्रोबियल इन्फेक्शन है, तो इज़ दैट मतलब वो उसको क्योर कर पा रही है कि नहीं। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिसीजेज। इवन प्लांट्स में भी वो मतलब कंट्रोल कर पाती है। नाउ देयर इज ऑल्सो वन मोर येलो बॉक्स।
It is important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of qualified doctor. Also, you must complete the course prescribed by the doctor. ऐसा नहीं कि अब हमें पता चल गया कि एंटीबायोटिक से बहुत सारी चीज़ें क्योर होती हैं तो हम उसे निकाला और ले लिया, नहीं। हमें हमेशा एक क्वालिफाइड डॉक्टर से पूछना चाहिए, फिर उसी की प्रिस्क्रिप्शन पे लेनी चाहिए. इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोजेस, इट मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव व्हेन यू माइट नीड इट इन द फ्यूचर. देखो, ये भी एक बहुत अच्छी इन्होंने लाइन बताई है. वो कह रहे हैं कि अगर तुम एंटीबायोटिक ऐसे ही अपनी कैंडीज़ की तरह, टॉफ़ी की तरह लेते रहोगे तो वो आपकी बॉडी पे अपना असर कम दिखाने लगेगी. ठीक है, जैसे कि आपने बचपन में सबने वो कहानी सुनी होगी कि एक बंदा होता है, वो कहता है कि मेरे गांव में भेड़िया आ गया, लेकिन वो आया नहीं होता, झूठ मूठ बोलता है. वो जब सच्ची में आता है तो फिर कोई उसकी बात नहीं मानता. इन्होंने वही यहाँ पे बोला है कि जब तुम्हें ज़रूरत नहीं है तब तुम एंटीबायोटिक ले रहे हो, ठीक है, और जब तुम्हें सच्ची में ज़रूरत पड़ेगी तब तुम्हें वो कोई काम नहीं आएगी. तो आपकी बॉडी को तो वो नुकसान ही की ना, एंटीबायोटिक जो आपने फालतू में ही ले ली थी पहले या गलत डोसेज में ले ली थी. इसलिए हमेशा एंटीबायोटिक ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर ही लेनी चाहिए. ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरीली may kill the beneficial bacteria in the body. अब जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा था कि हमारी बॉडी में भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो वो कह रहे हैं कि अगर तुमने एंटीबायोटिक ऐसे ही ले ली तो आपकी बॉडी में जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं, जो आपके अच्छे बैक्टीरियाज हैं, उनको भी मार देगी वो. एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड फ्लू एज दीज आर कॉज्ड बाय वायरसेस. ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है क्या कि जो एंटीबायोटिक है वो हमारे कोल्ड या फ्लू, जो कि कोल्ड फ्लू अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि किससे होते हैं, ये वायरस से होते हैं. ये अगर आपके जुकाम है, कोल्ड है, तो अगर और आप उसमें एंटीबायोटिक ले रहे हो तो वो काम नहीं करेगी. क्यों नहीं करेगी? क्योंकि जो एंटीबायोटिक है ये काम करती है सिर्फ अगेंस्ट बैक्टीरियाज, और हमें पता है कोल्ड और फ्लू तो वायरस से होते हैं. तो वो अगर हमने एंटीबायोटिक ले भी ली तो वो अंदर जाके बैक्टीरियाज को ढूंढेगी और अंदर उससे मिलेंगे वायरसेस, तो वो उसको मारेगी नहीं, क्योंकि इसको तो सिखाया गया है कि तूने बैक्टीरिया को मारना है, लेकिन अंदर उसे मिलेंगे वायरस, तो वो नहीं हमें इफ़ेक्ट दिखा पाएगी. नाउ वैक्सीन्स. अब आपके बचपन में बहुत वैक्सीन्स लगी होंगी. अब हम यही पढ़ रहे हैं कि वैक्सीन्स का क्या मोटो है, क्यों हम वैक्सीन्स लगाते हैं. इसने भी बच्ची ने ये पूछा है कि क्यों हम चिल्ड्रन को वैक्सीनेशन देते हैं. When a disease carrying microbe enters a body, the body produces antibodies to fight the invader. जब कोई भी एक डिसीज़ कैरिंग माइक्रोब, मतलब एक ऐसा माइक्रोब जो हमें डिसीज़ देता हो. अभी तक हम पढ़ रहे थे माइक्रोब एज अ फ्रेंड, अब हम यहाँ से पढ़ने लग गए माइक्रोब एज अ फो, मतलब माइक्रोब इन द वे इट हार्म आवर सेल्स. तो जब भी एक ऐसा माइक्रोब जो हमें नुकसान पहुँचा सकता है वो हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो हमारी बॉडी उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है. ठीक है, इन्वेडर यहाँ पे हमने कहा गया है इनको. इन्वेडर होता है ना कि जो किसी पे जाके हमला करता है, तो वो इन्वेडर कहलाया जाता है. द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट एंटर्स अगेन. अब आपने एक बात सुनी होगी कि किसी को पहली बार जुकाम होता है तो वो बहुत, जैसे किसी को हमने चिकन पॉक्स के लिए सुना है कि किसी को एक बार चिकन पॉक्स हो जाता है और अगली बार भी उसको चिकन पॉक्स होगा तो उतना सीवियर नहीं होगा कि जितना पहले हुआ है. क्यों? क्योंकि बॉडी को पता चल चुका है कि ये चिकन पॉक्स का वायरस है, इससे मुझे ऐसे लड़ना है. तो अगली बार जब भी चिकन पॉक्स का वायरस आएगा बॉडी में तो वो पहले से प्रिपेयर होगा उसे मारने के लिए. इसलिए हमारी बॉडी याद कर लेती है कि उसने कैसे लड़ना है उस माइक्रोब से, ताकि अगली बार जब वो आए तो उसकी खैर ना हो. ओके. इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू अ हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय प्रोड्यूसिंग सूटेबल एंटीबॉडीज. अब इसमें इन्होंने यही बताया कि अगर
कोई डेड और वीकेंड मतलब बहुत मतलब पावरफुल नहीं, बहुत कम, मतलब बीच का कमज़ोर माइक्रोब भी अगर हमारी हेल्दी बॉडी में एंटर करता है तो भी हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाएगी और उससे फाइट करेगी. द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर. और वो जो एंटीबॉडी उसकी अगेंस्ट बनती है वो हमारी बॉडी में रहती है और हम उस डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब से बचा लिए जाते हैं. दिस इज़ हाउ अ वैक्सीन वर्क. यही तरीका है वैक्सीन के काम करने का. दिस इज़ अ प्रिंसिपल ऑन हाउ अ वैक्सीन वर्क्स. Several diseases including cholera, tuberculosis, smallpox, hepatitis can be prevented by vaccination. ये भी देखो, इस चैप्टर में ना मोस्टली यही है कि आपको ना ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी डिसीज़ वैक्सीनेशन से क्योर हो रही है, कौन सी वायरस से हो रही है, कौन सी बैक्टीरिया से हो रही है. इस चैप्टर में मोस्टली यही है. तो यू शुड बी वेरी केयरफुल इन लर्निंग दीज. ओके नाउ ओके सो अब आपको मैं एक बार ब्रीफ दे देती हूँ कि वैक्सीनेशन जो इन्होंने यहाँ पे बोला है, दिस इज़ हाउ वैक्सीन वर्क्स, उसका एक ब्रीफ देती हूँ मैं आपको. यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये एक आदमी है, ठीक है. ये अपनी मस्ती में जा रहा है. एकदम से इस आदमी पर बहुत सारे जने, एक आर्मी इस पे, एक गैंग इस पे अटैक कर देती है, ठीक है. और ये बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है, ठीक है. नाउ अब ये बात पूरी दुनिया में फैल गई, पूरे इसके शहर में फैल गई कि ये आदमी अपनी मस्ती में जा रहा था और इस पर ऐसे ऐसे करके हमला हुआ और उसको बहुत बुरी तरह से चोट आई है, ठीक है. तो लोगों ने सोचा अब इसको कैसे हम क्योर करें, हमें तो पता ही नहीं, हम तो अपनी मस्ती में जा रहे हैं और एकदम से ऐसे कोई अटैक हो जाए तो हमें इससे कैसे बचना चाहिए. तो इसका हल निकाला गया कि इसके जैसी ही सेम आर्मी हम बना लेते हैं. तो इसके जैसी इन्होंने ऐसी सेम आर्मी बनाई, थोड़ी कमज़ोर, क्योंकि सेम तो बन नहीं सकती. इसके जैसी इन्होंने सेम आर्मी बनाई, ठीक है. और वो इंसानों के पास भेज दी. इंसानों को बोला कि ऐसी सी आर्मी है, इनसे तुम देख लो. इंसानों के पास भेज दी. तो इंसानों को पता चल गया कि ये ऐसी आर्मी है, ये ऐसे ऐसे अटैक करती है. तो जब असली में ये वाली आर्मी इन पर अटैक करेगी तो इनको तो पहले से पता होगा, क्योंकि इनके पास पहले से ये वाली आर्मी पहुंच गई थी. तो ये जब असली वाली आर्मी आएगी उनसे डटकर सामना करेंगे. ये तो बेचारा कर ही नहीं पाया क्योंकि इसको तो इनकी कोई नॉलेज ही नहीं थी, बट इनको तो नॉलेज हो गई थी इनके थ्रू. तो इसी प्रकार ये एक पर्सन है, ये वायरसेस, बैक्टीरियाज हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. तो हम नॉर्मली घूम रहे हैं, जैसे हम नॉर्मली चलते हैं, हमें पता भी नहीं चलता हमारे अंदर कब इन्फेक्शन हो गई, ठीक है. जैसे हम एक पोलियो का एग्जांपल लेते हैं. हम सब में पोलियो की वैक्सीन लग रखी है, बचपन में ही लग जाती है, 2 साल में आई थिंक, ठीक है. तो ऐसा क्यों हुआ कि पोलियो की वैक्सीन का सीन हुआ. तो कैसे, देखो, पहले किसी के कोई पोलियो हुआ होगा, ठीक है, पोलियो एकदम से बढ़ा होगा. तो साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि अरे ये पोलियो बहुत बढ़ रहा है, हमें इससे बचाना होगा. तो उन्होंने इस बंदे को देखा जिसको पोलियो हुआ, उसके अंदर से वो वायरसेस, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे. उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे डुप्लीकेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी वैक्सीन में बनाए. तो जो हम वैक्सीन देते हैं ना एक पर्सन को, उसके अंदर हम उसके जैसी डुप्लीकेट आर्मी डालते हैं, सो दैट जब असली में आर्मी अटैक करे उस पर तो वो घबरा ना जाए, उसका डटकर सामना करे, क्योंकि वो ऑलरेडी उससे एक बार भिड़ चुका है, ठीक है. समझ आया. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक हियर. एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन थी वो एडवर्ड जेनर ने डिस्कवर की थी इन 1798. अब आपको ये जानकर खुशी होगी कि जो स्मॉल पॉक्स है वो पूरी तरीके से हमारी दुनिया से इरेडिक्ट हो चुका है. पहले एक टाइम था जो स्मॉल पॉक्स बहुत ज़्यादा, जैसे अब कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा हो गया था,
वैसे स्मॉल पॉक्स भी बहुत ज़्यादा हो गया था, बट अब जैसे कोरोना की वैक्सीन आई है उसी प्रकार एडवर्ड जेनर एक साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने इसकी वैक्सीन बनाई और उसके बाद जो पर्सन है, जो ह्यूमंस हैं, वो क्योर होते गए और स्मॉल पॉक्स पूरी तरीके से नष्ट हो गया। In your childhood, you must have been given injections to protect yourself against several diseases. यहाँ पे वैक्सीन की बात हो रही है। Can you prepare a list of these diseases? You may take help from your parents. It is essential to protect all children against these diseases. Necessary vaccines are available in the nearby hospitals. ये बहुत ज़रूरी है कि हम छोटे बच्चों को या जिस एज में भी जिसको वैक्सीन मिलनी चाहिए वो हम उसे प्रोवाइड करें। You might have seen the advertisements on TV and newspapers regarding protection for children against polio under Pulse Polio program. Polio drops given to children are actually a vaccine. ये हमने अभी ऊपर डिस्कस कर ही लिया। ये आप ध्यान रखिए कि उस प्रोग्राम को हम पल्स पोलियो प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। और ये भी जो पोलियो की ड्रॉप्स देते हैं वो एक असली में एक वैक्सीन है, ठीक है। A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication and from most parts of the world. ये भी हमने ऊपर डिस्कस किया कि जो स्मॉलपॉक्स है उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की गई थी और बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कैंपेन्स बनाए गए थे और आज हमारे दुनिया में से बहुत सारे पार्ट्स में से ऑलमोस्ट बहुत जगह से वो इरेडिक्ट कर दिया गया है। These days vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases. आज के दिन में हमें पता चल गया है कि वैक्सीन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमने इसको लार्ज स्केल्स पे बहुत बड़ी बड़ी आजकल लैब्स लगती हैं उनमें बनाया जाता है टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। नाउ अनदर रोल was increase in soil fertility. Some bacteria are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं जो कि और हमारी सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज कर देते हैं। These microbes are commonly called biological nitrogen fixation. ओके, ऐसे नाइट्रोजन जो अनएबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, ठीक है, वो हमें बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स कहलाए जाते हैं। नाउ दीज आर सम इमेजेस। द नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। इफ़ यू रिमेंबर इन सेल चैप्टर, ब्लू ग्रीन एल्गी के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी कि नहीं थी? ब्लू ग्रीन एल्गी के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं थी, इसलिए ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोट्स में आती है। ओके, नाउ क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। भूजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर्स मेकिंग मैन्योर मतलब फर्टिलाइजर होता है। Along with their friends, they collected waste of plants, vegetables and fruits from nearby houses and gardens. उन्होंने भूजो और पहली ने देखा कि जो उनके स्कूल के गार्डनर है वो फर्टिलाइज़र बना रहे हैं, ठीक है। उन्होंने देखा कि उन्होंने वेस्ट जैसे कि प्लांट, वेजिटेबल, फ्रूट्स ये सब कलेक्ट किया कहाँ से? नियर बाय गार्डन्स एंड होम्स। दे पुट देम इन अ पिट मेंट फॉर वेस्ट डिस्पोजल। फिर उन्होंने उसे एक गड्ढे में डाल दिया जो कि वेस्ट डिस्पोजल के लिए ही था। आफ्टर सब टाइम इट डिकम्पोज एंड गॉट कन्वर्टेड इनटू मैन्योर। कुछ टाइम के बाद देखा कि वो जो वेस्ट था वो मैन्योर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। भूजो एंड पहेली वांटेड टू नो हाउ दिस हैपेंड। अब उन्हें ये जिज्ञासा हुई कि ये सब हुआ कैसे। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट्स ऑफ द टू पोट्स? इफ सो, व्हाट इज द डिफरेंस? यू विल फाइंड दैट plant waste in pot A has been decomposed. How did this happen? The plant waste has been converted into manure by the action of microbes. इन्होंने बोला जैसे ये जो रेफरेंस है इन्होंने इस एक्टिविटी से दी है। इन्होंने क्या किया, दो पॉट लिए, ये ए है ये बी है। ए में तो इन्होंने डाला प्लांट वेस्ट, ठीक है, यहाँ पे देखो प्लांट वेस्ट। बी में इन्होंने डाला कि ब्रोकन प्लास्टिक टॉयज़ डाल दिए, कोई पॉलीथीन बैग डाल दिया।
और ये इन्होंने पिट में डाल दिया। अब नाउ दे बोथ वर वेटिंग कि कौन सा मैन्योर में कन्वर्ट होगा। तो उन्होंने देखा कि ए वाला मैन्योर में कन्वर्ट हो गया, बी वाला नहीं हुआ। ऐसा क्यों? द प्लांट वेस्ट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय द एक्शन ऑफ माइक्रोब्स। क्योंकि जो माइक्रोब्स थे वो प्लांट वेस्ट के ऊपर उन्होंने एक्ट किया और उसे मैन्योर में बदल दिया, जबकि पॉलीथीन बैग्स, टॉयज़ पर वो माइक्रोब्स एक्ट कर ही नहीं सकते, इसलिए वो मैन्योर नहीं बना। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज इन द प्रोसेस कैन बी यूज बाय प्लांट्स अगेन। अब जो न्यूट्रिएंट मैन्योर के बनने के दौरान रिलीज हुआ वो भी प्लांट उसे इस्तेमाल कर सकता है, रीगेन कर सकता है। डिड यू नोटिस दैट इन पोर्ट बी द पॉलीथीन बैग्स, एम्प्टी ग्लासेस, bottles and broken toys parts did not undergo any such change? The microbes could not act on them and convert them into manure. ये हमने भी देख लिया कि जो माइक्रोब्स हैं वो इन सब जैसी चीज़ों पर एक्ट नहीं करते, इसीलिए वो मैन्योर में कन्वर्ट नहीं हुए। You often see large amounts of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. अब हमें अक्सर देखते हैं कि हम सड़क पे, जैसे सड़क पे हमें दिख ही जाते हैं, कभी कोई डॉग मरा हुआ होता है या कोई प्लांट झड़ जाते हैं, जैसे उनके पत्ते नीचे गिरे होते हैं, तो हम अक्सर देखते हैं कि वो सब बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि डिकेइंग प्लांट्स, पत्ते वाले, एंड समटाइम्स एनिमल्स, कुछ डेड एनिमल्स, यू मे फाइंड दैट दे डिसअपियर आफ्टर सम टाइम। अब कई बार हम ऐसे हमारे साथ होता भी ऐसे, जैसे आपने देखा हो किसी गली में जा रहे हो, वहाँ पे कोई डॉग मरा हुआ हो, आप रोज जाते हो उस गली में, आपने देखा कि डॉग मरा हुआ है सुबह, आप शाम को गए उस गली में तो डॉग वहाँ पे था ही नहीं, तो वो डॉग गया कहाँ? दिस इज़ बिकॉज the microorganism decompose dead organic waste of plants and animals, converting them into simple substances. ये क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो उन डेड प्लांट पे, वो उन डेड एनिमल्स पे एक्ट करते हैं और उन्हें सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। These substances are again used by other plants and animals. ये substances सिंपल में कन्वर्ट कर दिया तो मिला तो मिट्टी में ही हम पौधे उगाते हैं, तो वो मिट्टी में मिला तो उस पेड़ पौधे से ले लेंगे अब, तो ये सब्सटेंस एनिमल्स और प्लांट ही यूज़ कर लेते हैं बाद में। Thus microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby clean up the environment. तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो यूज़ किए जाते हैं टू डील विद द इन्वायरमेंट बाय, कैसे? हार्मफुल सब्सटेंसेस या स्मेली सब्सटेंस के ऊपर वो एक्ट करते हैं और वो उसे डिग्रेड कर देते हैं इनटू सिंपलर फॉर्म फ्रॉम वेयर एनिमल्स एंड प्लांट्स टेक इट, एंड ऐसे करते करते हमारा इन्वायरमेंट अपने आप ही एक नेचुरल तरीके से साफ़ हो जाता है। नाउ ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम सेकेंड पार्ट में करेंगे। आज हमने इस पार्ट में ये पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड्स कैसे हैं। अगर हम इसको समरी में लिखें तो हम सबसे पहले हमने जाना कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें फूड में हेल्प करते हैं। फूड में कैसे? ब्रेड में, केक में, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि मेडिसिन में हेल्प करते हैं, कैसे? एंटीबायोटिक वाला। फिर हमने जाना कि वैक्सीन का कैसे रोल होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। फिर हमने देखा कि मैन्योर कैसे बनता है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर एक्ट करता है। फिर हमने देखा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो डेड डिकेइंग पे कैसे एक्ट करता है। फिर हमने ये भी देखा कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे नाइट्रोजन को फिक्स करता है एक प्लांट में। वो कौन सा बैक्टीरिया होता है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर, ये ऊपर लिखा हुआ है। तो हमने ये इतना सब पढ़ा आज इस चैप्टर में। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज अ फ्रेंड हमने आज पढ़ा, एज अ फो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें कैसे हार्म कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपको एज अ फ्रेंड में यहाँ तक कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए
ऑल्सो आपको कोई और वीडियो चाहिए हो, कोई और आपको सजेशन देना हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इसमें कुछ समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ बताइए। थैंक यू।